नमस्कार। हर साल हम बजट के बारे में सुनते हैं और उसके साथ ही एक शब्द बार बार हमारे कानों में पड़ता है, घाटा या डेफिसिट। पर इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये हमेशा ही कोई बुरी चीज है? चलिए आज सरकारी बजट और इस घाटे की पूरी पहेली को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, जैसे कभी कभी हमारे घर का खर्च हमारी कमाई से ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही सरकार के साथ भी तो हो सकता है ना। और बस जब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हो जाए तो उसी सिचुएशन को हम कहते हैं बजट घाटा। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये घाटा होता क्या है। फिर इसके अलग अलग टाइप क्या हैं। हम असली आंकड़ों से इसे कैलकुलेट करके भी देखेंगे और फिर समझेंगे कि सरकार इसे काबू में कैसे करती है। और सबसे जरूरी बात, इसका हमारी आपकी जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये बजट घाटा है क्या भला। तो एकदम सीधी सादी भाषा में समझें तो जब एक साल के अंदर सरकार की कमाई, मतलब जो पैसा आ रहा है, वो उसके खर्चे से कम रह जाए, बस इसी गैप को, इसी अंतर को हम कहते हैं बजट घाटा। ये बस हिसाब किताब में एक नेगेटिव नंबर है और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि सारे घाटे एक जैसे नहीं होते। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सरकार के फाइनेंशियल हेल्थ को और गहराई से समझने के लिए घाटे को 3 अलग अलग नजरियों से देखते हैं और हर नजरिया हमें एक अलग ही कहानी बताता है। ये हैं वो 3 खास तरह के घाटे: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। सुनने में शायद थोड़े भारी भरकम लग रहे होंगे, पर घबराइए नहीं, चलिए एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्व घाटे की। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार जो अपने रोज के कामकाज जैसे कि सैलरी देना, पेंशन देना, सब्सिडी देना, इन सब पर जो खर्च कर रही है, उसके लिए भी उसकी कमाई कम पड़ रही है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई अपने घर का किराया या बिजली का बिल चुकाने के लिए उधार ले रहा हो, ना कि कोई नया घर खरीदने के लिए। अब आता है राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, और ये हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। ये वो असली आंकड़ा है जो बताता है कि सरकार को अपना सारा खर्च चलाने के लिए टोटल कुल कितना उधार लेना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार का उस साल का नया कर्ज है। और तीसरा है प्राइमरी घाटा, यानी प्राइमरी डेफिसिट। ये एक तरह का हेल्थ चेक है। इससे ये पता चलता है कि सरकार जो नया उधार ले रही है वो देश के विकास पर खर्च हो रहा है या फिर सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जा रहा है। अगर ये घाटा 0 है तो इसका मतलब हुआ कि हम नया उधार सिर्फ और सिर्फ पुराना ब्याज चुकाने के लिए ही ले रहे हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए अब तक जो थ्योरी हमने समझी उसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। भारत सरकार के 2023 और 24 के बजट के असली आंकड़ों से ये तीनों कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगे। ये जो आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2023-24 के लिए भारत सरकार के बजट के हैं। अब हम इन्हीं नंबर्स का इस्तेमाल करके उन तीनों घाटों को कैलकुलेट करेंगे जिनकी हमने अभी अभी बात की थी। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, यानी राजस्व घाटा। इसका फॉर्मूला क्या था? रोज का खर्चा माइनस रोज की कमाई। है ना सिंपल? तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि है करीब 35 लाख करोड़, उसमें से रेवेन्यू रिसीट्स यानी लगभग 27 लाख करोड़ को घटा देंगे। तो हमारे पास क्या आया? 7,65,624 करोड़ रुपए। सोचिए, ये वो रकम है जो सरकार को अपने रोजमर्रा के काम चलाने के लिए भी कम पड़ गई। अब बारी है राजकोषीय घाटे की, मतलब सरकार की टोटल उधारी की जरूरत। इसे निकालने के लिए हम सरकार के कुल खर्च में से उसकी वो कमाई घटा देते हैं जो बिना उधार लिए हुई है। जब हम ये हिसाब किताब करते हैं तो आंकड़ा आता है 16,53,670 करोड़ रुपए। यही वो रकम है जो सरकार को उस साल बाजार से उधार लेनी पड़ी। और आखिर में प्राथमिक घाटा। ये पता करने के लिए कि ब्याज के अलावा कितना नया उधार लिया गया, हम कुल राजकोषीय घाटे में से सिर्फ ब्याज का भुगतान माइनस कर देते हैं। ऐसा करने पर हमें मिलता है 5,89,799 करोड़ रुपए। ये वो नया कर्ज है जो विकास के कामों या दूसरी योजनाओं के लिए लिया गया, ना कि पुराना ब्याज चुकाने के लिए। तो हमने ये तो देख लिया कि बजट में घाटा होता है। अब इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बजट संतुलित यानी बैलेंस्ड और असंतुलित यानी अनबैलेंस्ड कब कहलाता है। देखिए, ये बहुत आसान है। जब सरकार की आमदनी और खर्च बिल्कुल बराबर हो तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर बजट असंतुलित होते हैं, जो 2 तरह के हो सकते हैं। एक,
घाटे का बजट, जहां खर्च ज्यादा है जैसा हम देख रहे हैं, और दूसरा सरप्लस बजट, मतलब बचत का बजट, जहां आमदनी खर्च से ज्यादा हो। तब सवाल उठता है कि अगर घाटा एक प्रॉब्लम है तो सरकार इसे ठीक करने के लिए करती क्या है? इसके लिए सरकार के पास मोटे तौर पर दो ही रास्ते होते हैं। किसी भी घर के बजट की तरह ही यहां भी दो ही विकल्प हैं, या तो अपना खर्चा कम करो या फिर अपनी कमाई बढ़ाओ। सरकार खर्च कम करने के लिए कुछ योजनाओं या सब्सिडी में कटौती कर सकती है, और कमाई बढ़ाने के लिए या तो टैक्स बढ़ा सकती है या फिर अपनी कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटा सकती है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये सारे नंबर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आखिर हमारे लिए मायने क्यों रखते हैं? इस बजट घाटे का देश की इकोनॉमी और हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर घाटा लगातार बहुत ज्यादा बना रहे तो यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है, देश एक कर्ज के जाल में फंस सकता है जहां पुराना कर्ज चुकाने के लिए ही नया कर्ज लेना पड़े। ये भविष्य में होने वाले विकास की रफ्तार को भी धीमा कर सकता है और हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता भी बढ़ा सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या बजट घाटा हमेशा हर हाल में बुरा ही होता है, या फिर कभी-कभी इकोनॉमी को एक पुश देने के लिए, उसे रफ्तार देने के लिए ये एक जरूरी टूल भी बन जाता है? देखिए, ये खर्च, कर्ज और देश के विकास के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और इसी संतुलन पर अर्थशास्त्री हमेशा बहस करते रहते हैं।